नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास के अंदर वाक्य शुद्धिकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं और अब तक इस विषय के ऊपर हम कई वीडियो बना चुके हैं। ये अंतिम वीडियो है बच्चों। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि वाक्य को शुद्ध करते समय आप लोगों को दो चीज़ों की गलतियाँ सामने आती हैं। यानी एक होती है पद क्रम से संबंधित होती है और एक होती है पद से संबंधित। तो हम दूसरे नंबर की पढ़ रहे हैं पद संबंधी अशुद्धियाँ। पद संबंधी अशुद्धियों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, कारक और जो लोकोक्ति, मुहावरे, इन सब से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। और इन सभी के अंदर दो तरह के शब्द आपको दिमाग में रखने हैं। एक अनावश्यक शब्द होता है और एक अनुपयुक्त शब्द होता है। अनावश्यक और अनुपयुक्त ये दोनों ही बातें जो हैं इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ सके। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धि। कौन सी पढ़ रहे हैं बच्चों? क्रिया संबंधी अशुद्धियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं वो कैसे होती हैं। क्रिया से संबंधित अशुद्धि। क्रिया से संबंधित अशुद्धि यानी क्रिया कैसी आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए। तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, अगर किसी वाक्य के अंदर कर्ता अगर विभक्ति रहित है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है, और अगर कर्ता विभक्ति सहित है और कर्म विभक्ति रहित है तो फिर कर्म के अनुसार क्रिया आती है। और अगर कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित हैं तो क्रिया भाव के अनुसार आती है और वो हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पिछले जो नियम पढ़ के आ चुके हम लोग, क्रिया से संबंधित बातें देखिए। सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि जब किसी वाक्य के अंदर यानी जब कर्म होते हैं और उसके अंदर जो सेकंड वाला आता है उसी के अनुसार क्रिया लगाते हैं। अब देखिए, सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे आएगा या थी आएगा, यानी ये स्त्रीलिंग है ना, तो इसी के अनुसार यहां पर क्रिया आपको चेंज करनी पड़ेगी। सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, यानी ये अशुद्ध वाक्य है और इस अशुद्ध वाक्य का आपने क्या करना है, शुद्धिकरण करना है। तो ये रूल आपको मैं बढ़ा चुका हूं, पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और दोनों असमान लिंग और वचन के हो तो वहां पर जो सेकंड वाला होगा उसके अनुसार क्रिया आएगी। तो ये सेकंड वाला आ गया, ठीक है। 2 पुत्रियां थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये पहला हो गया। और देखते हैं उदाहरण, हम लोग समझते हैं। बालक दूध खाकर सो गया। बालक दूध खाकर सो गया। अब बालक दूध खाकर सो गया, ये एक अशुद्ध वाक्य है और इसे हमें शुद्ध बनाना है। तो ध्यान दीजिए कि जो दूध है वो खाया नहीं जाता है बल्कि पिया जाता है। तो यहाँ इसका शुद्धिकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, बालक दूध पीकर सो गया। बालक दूध पीकर सो गया। तीसरा वाक्य देखिए, और वाक्य समझते हैं कि वह गालियां निकालता जाने लगा। वह गालियां निकालता जाता रहा, ठीक है। अब देखिए, वह गालियां निकालता जाता रहा, तो वह गालियां निकालता जाने लगा, अपन ऐसे कह रहे हैं निकालता जाने लगा। तो
बकता जाने लगा, वह गालियां बकता जाने लगा। अगर हम इसको कहेंगे कि वह गालियां बकता जाने लगा, इसको जब शुद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, वह गालियां बकता जाने लगा। तो इस तरह से आप लोग इसका क्या करते चलेंगे, परिवर्तन करते चलेंगे। ये सेकंड वाला जो इसका शुद्ध वाक्य है, हर चीज़ के अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक दो दो चार चार उदाहरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके जितने भी रूल हैं, नियम हैं, वो पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे ढंग से। इसलिए आप वहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ गलतियाँ आ रही है। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे, उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। आप अनुमति देने की कृपा करें। आप अनुमति देने की कृपा करें। ठीक है, यहां पर देखिए कृपा करो, यह अशुद्ध वाक्य है और इस अशुद्ध वाक्य का शुद्धिकरण कर रहा है। आप अनुमति देने की कृपा करें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो सदैव ही बहुवचन में जिनका प्रयोग किया जाएगा, एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कृपा जो शब्द है ये कभी भी एक वचन में नहीं लाएंगे, इसके लिए क्रिया का बहुवचन का रूप ही प्रयोग में लिया जाएगा। आप अनुमति देने की कृपा करें, ये बहुवचन में आएगा। तो इस वजह से यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ऐसे जो आंसू शब्द आता है, आपको ये नियम भी ध्यान रख लेना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए क्रिया हमेशा बहुवचन में आने लगे। कि भाई जैसे आंसू शब्द है, अगर आंसू शब्द की बात हो रही है, आंसू बहने लगा, तो आंखों से आंसू बहने लगा, तो एक आंसू थोड़ी ना जो बह जाएगा। भाई जब आंसू आते हैं तो वो हमेशा आंख से निकलते हैं, लेकिन वो एक आंख से नहीं होंगे, आंख भी बहुवचन में लाएंगे, आंखों से। कभी नहीं कहेंगे कि आंख से आंसू बहने लगा। आंख से आंसू बहने लगा ये वाक्य अशुद्ध है। आंखों से आंसू बहने लगे, ठीक है ना। तो इसका जैसे वाक्य यहां लिख देता हूं मैं, अशुद्ध वाक्य है, आंख से आंसू बहने लगा। आंख से आंसू बहने लगा, आपको दिखेगा यार ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये यहां जब बात आ रही है तो एक आंख से आंसू बहता हो ऐसा नहीं है, और दूसरे को आराम दे रखा है ऐसा नहीं है। जब आंसू आते हैं तो दोनों ही आंखों से आएंगे। तो अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। तो इस तरह ये क्रिया से संबंधित अशुद्धियां हैं जो आप लोग सीख रहे हैं। इसे मैं मिटा देता हूं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कारक संबंधी अशुद्धियां, यानी किसी वाक्य के अंदर कारक से संबंधित क्या क्या अशुद्धियां हो सकती हैं, कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, तो वो भी आप लोग देखिए। कारक से संबंधित अशुद्धियां, इसे मैं मिटा देता हूं, फिर आप नोट करना, कारक से संबंधित अशुद्धियां। नेक्स्ट है कारक से संबंधित अशुद्धि। किसी भी वाक्य के अंदर अगर कारक का सही प्रयोग नहीं किया गया हो तो वहां पर कारक से संबंधित अशुद्धियां हो जाती है। कारक चिन्हों के प्रयोग करने में असावधानी रखने से अशुद्धियां हो जाती है। वाक्य के अंदर कारक चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ता है। वह कहा तब मैं गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां एक तरफ अपन शुद्ध वाक्य लिखेंगे, अशुद्ध वाक्य लिख रहे हैं, और इसके दो पार्ट बना लेते हैं। यहां पर अपन लिखेंगे शुद्ध वाक्य, इसे सीखेंगे। वह कहा तब मैं गया। वह कहा तब
मैं गया। अब देखो वह कहा तब मैं गया, तो वह कहा नहीं बैठ रहा है यहां पर, क्या कह रहे हैं, उसने कहा तब मैं गया, उसने कहा तब मैं गया, तो इसका शुद्ध क्या होएगा, उसने कहा तब मैं गया, उसने कहा तब मैं गया, ये वाक्य हो गया। इसी तरह दूसरे वाक्य को समझते हैं। रात को पहरेदार सो गया। अब देखो रात को पहरेदार सो गया। अब रात को पहरेदार सो गया, तो ये कारक चिन्ह गलत लग रहा है, रात को नहीं, रात में। कब सो रहा है वो, रात में सो रहा है, तो रात में पहरेदार सो गया, रात में पहरेदार सो गया। तीसरा वाक्य देखिए, यहां हम कह रहे हैं सभी पुस्तकों को पढ़ते रहें, सभी पुस्तकों को पढ़ते रहो। अब देखो सभी पुस्तकों को पढ़ते रहो, सभी पुस्तकें पढ़ते रहो, इसका ये भी तो हो सकता है सभी पुस्तकें पढ़ते रहो, तो इसको जब शुद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, सभी पुस्तकें पढ़ते रहो, सभी पुस्तकें पढ़ते रहो। तो ये आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कारक चिन्ह जो है वो गलत प्रयोग कर लेते हैं, इस वजह से वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम शुद्ध करते हैं तो उनके अंदर कारक चिन्हों को हम लोग बदलते हैं, कारक चिन्हों को सही ढंग से करते हैं और वो वाक्य क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी के अलावा चौथे नंबर पर एक वाक्य और सीखते हैं, टंकी के अंदर पानी है। अब देखो टंकी के अंदर पानी है, तो आप सीधा भी कह सकते हैं टंकी में पानी है, टंकी के अंदर पानी है, ये हुआ है। अब इसको आप डायरेक्ट सीधा भी तो बोल सकते हैं, टंकी में पानी है, टंकी में पानी है। तो इस तरह से आप वाक्यों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। कारक से संबंधित जो शुद्धिकरण कर रहे हैं उसे हम पढ़ रहे हैं। तुम्हें पत्र को लिखना चाहिए, तुम्हें पत्र को लिखना चाहिए। तो ये रूल आ गया कि अगर कर्म निर्जीव होता है तो वो कारक विभक्ति रहित होता है। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए या तुम्हें पत्र को लिखना चाहिए, तो अशुद्ध हो गया ना, तो इसको शुद्ध क्या करेंगे, तुम्हें पत्र को लिखना चाहिए। तो यहां से को हट जाएगा, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। तो ये कारक से संबंधित अशुद्धियां हैं, इसे नोट कर लें। फिर हम लोग पढ़ते हैं लिंग और वचन से संबंधित अशुद्धि। लिंग और वचन के मैंने नियम भी आपको शुरू में पढ़ाए थे कि जब भी किसी वाक्य के अंदर लिंग और वचन का प्रयोग होता है तो कर्ता के अनुसार कब होता है, कर्म के अनुसार कब होता है और भाव के अनुसार कब होता है। अगर आपने वो नियम वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं पिछले, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये नियमों से चीज़ें समझ में आ सके। अब हम पढ़ रहे हैं लिंग व वचन संबंधी अशुद्धि। लिंग व वचन संबंधी अशुद्धि। लिंग व वचन संबंधी अशुद्धि, अगर कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार आता है, और अगर कर्म विभक्ति रहित है और कर्ता विभक्ति सहित है तो क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार आता है। ठीक है, तो अपन ये बात कर रहे थे कि जितने भी वाक्य हैं अगर उसमें कर्ता विभक्ति रहित है और उसमें असमान लिंग और वचन के
अगर कर्ता का प्रयोग होता है तो जो अंतिम कर्ता आता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया का जो लिंग होगा, वचन होगा, वो अंतिम कर्ता के अनुसार आएगा। तो देखते हैं कितना समझ में आता है। हाथी गन्ना खाती है, ये तो आप बता ही देंगे। हाथी गन्ना खाती है। तो अब देखिए ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। और इसका जब शुद्ध बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हाथी गन्ना खाता है। ठीक, हाथी गन्ना खाता है। नेक्स्ट है, दही कुछ खट्टी लगती है। दही कुछ खट्टी लगती है। अब देखिएगा बच्चों, ये अशुद्ध वाक्य है क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है और उसे कहते हैं खट्टी। दही कुछ खट्टा लगता है, क्या बताएंगे अपन यहाँ पर, दही कुछ खट्टा लगता है। दही कुछ खट्टा लगता है। तीसरा वाक्य देखिए, वचन और लिंग से संबंधित अपन बारें, मेरा हस्ताक्षर सुंदर है। अब देखो, मेरा हस्ताक्षर सुंदर है, तो ये जो हस्ताक्षर शब्द है ये बहुवचन ही होता है। तो ये वाक्य भी कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। और यहाँ जब शुद्ध बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मेरे हस्ताक्षर सुंदर है। मेरे हस्ताक्षर सुंदर हैं। इसी तरह अगला वाक्य देखिएगा, चारों वेद के नाम बताओ। चारों वेद के नाम बताओ। अब चारों वेद के नाम बताओ, आपको जब पढ़ते एकदम से सीधा सही लगेगा, यार बिल्कुल बढ़िया है, वाक्य सही है, अशुद्ध नहीं है। लेकिन ये वाक्य भी कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। अब देखो, चारों वेदों के नाम बताओ। चारों वेदों के नाम बताओ, तो ये वाक्य हो गया आपका शुद्ध। और एक पांचवा वाक्य और देखते हैं, हर किसी में 5-5 वाक्य देख रहे हैं। फिर है, आत्मा अमर होता है। आत्मा अमर होता है, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है बच्चों। और इसका शुद्ध कैसे करेंगे, आत्मा अमर होती है। आत्मा अमर होती है, क्योंकि ये स्त्रीवाचक शब्द है आत्मा। आत्मा अमर होती है, अमर होता है ऐसा नहीं आएगा, आत्मा अमर होती है। तो ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लिंग और वचन है उससे संबंधित अशुद्धियाँ हो जाती है। वाक्य में गलत लिंग और वचन का प्रयोग करने से क्या रह जाती है, अशुद्धि रह जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पद का क्रम है, यानी जो शब्द है उसका उल्टे क्रम से हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, तो इस वजह से अशुद्धियाँ हो जाती है। तो पद क्रम के नियम तो आपने पढ़ लिए कि पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए। लेकिन अब वाक्यों को जैसे सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर कैसे आप लोग पद क्रम संबंधी अशुद्धियों को सीख सकते हैं। जैसे अपन कहें कि हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब गाय कोई अशुद्ध भी होती है क्या, गाय तो गाय होती है, और घी जो होगा वो अशुद्ध या शुद्ध हो सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो अगले जो पॉइंट है, शब्द व्यतिक्रम संबंधी अशुद्धि, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धि। यानी वाक्य के अंदर पद का जो क्रम है वो सही नहीं होता है, और इसकी वजह से भी वाक्य कैसा हो जाता है बच्चों, अशुद्ध हो जाता है। तो पदों के क्रम के जो नियम हैं वो हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। उन वीडियो को आप लोग आसानी से समझें, देखें, ताकि आगे हम लोग इन चीज़ों को पढ़ सकें। पद क्रम संबंधी का मतलब है कि वाक्य के अंदर पद का सही क्रम ना होने की वजह से वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए उनका क्रम जो है
वो हमें सही ढंग से व्यवस्थित करना होता है और वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब ये वाक्य कैसा है बच्चों? ये अशुद्ध वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है कि हमारे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, क्योंकि गाय अशुद्ध और शुद्ध नहीं होती है, घी शुद्ध और अशुद्ध होता है। तो ये जो क्रम है ये बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो इसको जब सही करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। ठीक है, अभी आपसे क्या हूं, मेरे पास एक फूल की माला है। मेरे पास एक फूल की माला है। तो आप ध्यान रखिए कि एक फूल से कोई माला नहीं बनती है। हम जब इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मेरे पास फूल की यानी फूलों की एक माला है। ठीक है, मेरे पास फूलों की एक माला है। तो ये क्रम जो है ये चेंज करना है, एक यहाँ आ गया, फूल इधर आ गया, इस तरह से। तो ये वाक्य कैसा है बच्चों? ये अशुद्ध वाक्य है। ये वाक्य कैसा है? अशुद्ध है और ये शुद्ध हो गया। और देखिएगा, पद क्रम आपको समझना है। पद का क्रम जो है वे उपवास नवरात्रों में करते हैं। वे उपवास नवरात्रों में करते हैं। अब देखिए बच्चों, वे उपवास नवरात्रों में करते हैं। ये वाक्य कैसा हो गया? ये अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य? ये अशुद्ध वाक्य है। अब इसे हमें शुद्ध बनाना है, तो अपन क्या कहेंगे? वे उपवास नवरात्रों में करते हैं। तो इसको आप चेंज करके क्या कर सकते हैं? वे नवरात्रों में उपवास करते हैं। उपवास नवरात्रों में करते हैं, तो एक पद को चेंज करना है। वे नवरात्रों में उपवास करते हैं। वे नवरात्रों में उपवास करते हैं। तो इस तरह से ये पद का क्या हो गया? क्रम चेंज करना है। यह ईंटों से बना भवन है। यह ईंटों से बना भवन है। तो ये भी एक अशुद्ध वाक्य हो गया। अब इसको शुद्ध बनाना है। यह ईंटों से बना भवन है। यह ईंटों से बना भवन है। अब देखेंगे बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, गलती। लेकिन आपने क्या करा है? संकेत किया है। तो क्या लिखना है? यह भवन ईंटों से बना है। यह भवन ईंटों से बना है। इस तरह की बात आपको यहाँ बतानी है कि यह भवन ईंटों से बना है। ठीक, एक वाक्य और समझते हैं, 5 वाक्य इसके भी हो जाएंगे। बेटी धन पराए घर का होता है। बेटी धन पराए घर का होता है। ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। अब हमको बनाना है इसका शुद्ध। तो देखो, बेटी धन पराए घर का होता है, तो आप क्या कहेंगे? बेटी पराए घर का धन होती है। जो बेटी है यहां से चेंज करना है, बेटी पराए घर का धन होती है। बेटी पराए घर का धन होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में जो अन्य कारण हो सकते हैं, या लोकोक्ति से संबंधित हो सकता है, या फिर कारक से संबंधित
या फिर मुहावरों से संबंधित अशुद्धियां हो सकती हैं। अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर वाक्य शुद्धिकरण पे आ गए हैं और ये टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से सीखा है और किसी तरह की गलती जो है आप लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, अन्य क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप खुद भी समझिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी वाक्य के अंदर लोकोक्ति या मुहावरे से संबंधित अशुद्धि है, तो हमें लोकोक्ति और मुहावरे का सही प्रयोग करना आना चाहिए। अपन कह रहे हैं कि मोहन नाच ना जाने और पैर सीधा, ऐसे बदल दे। या कह रहे हैं कि उसने गले में बेड़ियां पहन लिए, तो जो बेड़ियां हैं वो गले में नहीं पहनी जाती हैं, कहाँ पहनी जाती हैं? पैरों में पहनी जाती हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि वह तो आंखों का तारा है, लेकिन अपन कह रहे हैं कि उसने तो मतलब नाक का तारा है, ऐसे चेंज कर दें कोई, तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो आपने उस वाक्य के अंदर सबसे जरूरी चीज जो है बच्चों वो है कि आपको कितनी सारी लोकोक्तियां और मुहावरों का ज्ञान है। और आपके खुद के कोर्स में भी लोकोक्ति और मुहावरे का टॉपिक है। हम चर्चा करेंगे कि लोकोक्ति और मुहावरे में आखिर अंतर क्या होता है, और उन दोनों के अंतर को समझते हुए उनके बातों को भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ अन्य विविध प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं वो आप लोग समझे। हम यहाँ सभी अशुद्धियों के वाक्य पढ़ रहे हैं। सभी अशुद्धियों के वाक्य पढ़ रहे हैं हम लोग। आपने कारण देखना है कि इसमें क्या क्या अशुद्धियां हो सकती हैं। मीरा भक्त कवि थी, जैसे मैं लिख रहा हूं मीरा भक्त कवि थी, ठीक। अब इसमें अशुद्धि का कारण ढूंढो आप क्या है। यहां पर देखिए मीरा जो है वो महिला है, भक्त आप इसके साथ लगा सकते हो, लेकिन कवि नहीं है। ये महिला अगर होती है तो कवियत्री लिखते हैं, पुरुष होता है तो कवि लिखते हैं। तो इस वजह से ये वाक्य क्या है बच्चों? ये अशुद्ध वाक्य है। और इसकी अशुद्धता का कारण क्या है? अशुद्ध है। और कारण क्या है इसका? ये है अनावश्यक शब्द, यानी जिसको अपन यूं कह सकते हैं ये अनुपयुक्त शब्द है। ये कैसा शब्द है? ये अनुपयुक्त शब्द होने के कारण, ठीक। ये कारण है इसमें अशुद्धि का कि इसमें अनुपयुक्त शब्द है, क्योंकि यहां कवि की जगह शब्द क्या लेकर आना है? कवियत्री। तो इसको अपन उत्तर लिखते हैं कि मीरा भक्त कवियत्री थी। तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। यहां उपयुक्त शब्द लाना था, हमें ले आए। आगे देखना, पेड़ पर कौवे बोल रहे थे। दूसरा है पेड़ पर कौवे बोल रहे थे। अब देखो पेड़ पर कौवे बोल रहे थे। अब एक तो चीज ये देखनी है कि जो कौवा है वो बोलता नहीं है। पेड़ पर कौवा कांव कांव कर रहे हैं, पेड़ पर कौवे जो है कांव कांव कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये जो उपयुक्त शब्द नहीं है, ये सेम कारण है इसकी अशुद्धि का, ठीक है। तो ये कारण आप यही नोट कर लेंगे, सेम कारण है। पेड़ पर कौवे कांव कांव कर रहे हैं। पेड़ पर कौवे कांव कांव कर रहे हैं, बोल रहे थे, ये वाक्य गलत है। कांव कांव कर रहे थे तो आप थे लगा दें है की जगह, क्योंकि भूतकाल का वाक्य है।
इस वजह से आप इसको थे में ही प्रयोग में ले सकते हैं। तीसरा वाक्य और समझे बच्चों, यहाँ सायंकाल के समय घूमना चाहिए। अब देखिए सायंकाल के समय घूमना चाहिए। सायंकाल के समय घूमना चाहिए, ये भी वाक्य अशुद्ध है और इसकी अशुद्धता का कारण भी है अनावश्यक शब्द। सायंकाल, काल का मतलब समय और समय, तो इसे आप सीधे तौर पर भी लिख सकते हो सायंकाल घूमना चाहिए। सायंकाल घूमना चाहिए, तो यहाँ इसकी अशुद्धि का कारण आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो कारण होगा वो होगा अनावश्यक शब्द। क्या कारण है भाई? दो चीज होती है ना, एक अनुपयुक्त शब्द होता है और एक अनावश्यक होता है। तो ये दो अशुद्धता आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या कारण यहाँ पर बन रहा है, उस कारण को आप अपने माइंड में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है इसके अंदर, वह वापस लौटकर नहीं आएगा। वह वापस लौटकर नहीं आएगा। वह वापस लौटकर नहीं आएगा। तो अब देखिए वापस और लौटकर एक ही चीज है, यानी अनावश्यक है ना, एक ही शब्द की जरूरत है, लेकिन एक की जगह दो दो शब्द है। एक मयान में दो तलवार है। अब एक मयान में दो तलवार कैसे फिट हो सकती हैं? एक ही वाक्य में एक ही बात को बताने के लिए दो शब्द का प्रयोग करने की क्या जरूरत है? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? अनावश्यक शब्द। क्या बोलते हैं? अनावश्यक। तो क्या लिखेंगे? वह वापस नहीं आएगा, या लिख सकते हैं वह लौटकर नहीं आएगा। वह वापस नहीं आएगा। तो ये वाक्य शुद्ध हो गया और ये वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो आप इसको भी अनावश्यक शब्द, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यही कारण है, इसका भी आप सेम डिट्टो कारण बता देंगे, ये कारण है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दो चार क्वेश्चन और पढ़ते हैं ताकि ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। हम यहाँ मिक्स उदाहरणों को पढ़ रहे हैं, सभी अशुद्धियों के जो वाक्य हैं उन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अभी आप लोग कारण जान रहे हो कि एक तो अनावश्यक और एक अनुपयुक्त, दो चीज़ होती हैं। किसी भी वाक्य के अंदर अशुद्धि के दो कारण हैं, या तो वहाँ अनावश्यक चीज़ें होती हैं या फिर अनुपयुक्त शब्द होते हैं, और वो दोनों ही चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। मेरे पास केवल मात्र एक पुस्तक है। मेरे पास केवल मात्र एक पुस्तक है। अब देखो ये भी अशुद्ध है और यहां पर भी अनावश्यक शब्द है। केवल और मात्र एक ही चीज है। मेरे पास केवल मात्र एक पुस्तक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास मात्र एक पुस्तक है, या मेरे पास केवल एक पुस्तक है। तो दोनों में से एक ही शब्द आना चाहिए। तो वही स्थिति होगी कि यहाँ पर कारण, अगर हम बात करें कि कारण क्या है बच्चों, तो इसकी अशुद्धि का कारण भी है कि यहाँ पर अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अनावश्यक शब्द है इसका कारण अशुद्धि का। तो ये आप लोग देखिए, नेक्स्ट है इसके अंदर, वह चलता चलता रुक गया। वह, अगला वाक्य है, वह चलता चलता रुक गया। वह चलता चलता रुक गया। तो जब भी अपन बात करेंगे ये एक जैसे शब्दों की, तो ये बहुवचन में लगता है। वह चलते चलते रुक गया। वह चलते चलते रुक गया।
चलते चलते रुक गया। वह चलते चलते रुक गया। तो इस तरह से आपने शुद्ध करने। ऊपर का जो वाक्य है वो अशुद्ध है और नीचे का जो वाक्य है वो शुद्ध है। एक जैसे दो शब्द आते हैं तो इन्हें बहुवचन में लिखा जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आंसू से मेरी कमीज भीग गई। अब देखो यहाँ लिख रहे हैं आंसू से मेरी कमीज भीग गई। अब आंसू एक नहीं होता है, बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है और अशुद्ध का कारण है अनुपयुक्त शब्द है। आंसू से मेरी कमीज भीग गई एक वचन में नहीं आएगा बल्कि बहुवचन में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये टॉपिक हमारा बिल्कुल फिनिश होता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इसे शुद्ध कीजिए। पूरे ध्यान से कंसंट्रेट करके पूरे लेक्चर को ढंग से सुनेंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, ये टॉपिक आपका गलत नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से इसे सीख चुके हैं। कौन इतने सारे वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को बताता है? कोई नहीं बताता है। आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही सरलता से फिनिश किया जा सकता है, एक वीडियो में भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बताई है। शुरू से आप देखेंगे कि अशुद्धि का कारण है पद क्रम और पद संबंधी अशुद्धियाँ हैं। वो सारे नियम और व्याकरण मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। अब हम अगले वीडियो के अंदर अलग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।